जय माँ भवानी, जय राजपूताना। राजपूत क्षत्रिय एक ऐसी योद्धा जाति, एक ऐसा योद्धा वर्ण जिसका जितना बखान किया जाए उतना कम है। इसी में चर्चा करते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं परिहार राजपूतों उर्फ प्रतिहारों के बारे में बताने, जिनके फॉलोअर्स कई अनेक जातियों में भी पाए जाते हैं। गुर्जर एक ऐसी जाति है जो प्रतिहार क्षत्रियों में से निकले हुए स्वयं को बताती है और स्वयं को उनका वंशज मानती है। ऐसे ही क्षत्रिय वीर राजपूतों की नागभट्ट और तक्षक की कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो में काफी गहन जानकारी है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को समझें। यह गाथा है परिहार राजपूतों की। पुराण जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के सहायकों के रूप में वर्णित करते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार एक बार राजा विश्वामित्र शिकार के दौरान रास्ता भटककर भूखे प्यासे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे पकवान उन्हें उपलब्ध कराए जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए थे। विश्वामित्र चकित हुए और पूछताछ की कि आखिर इस जंगल में यह राष्ट्रीय भोजन कहाँ से आया। तो नंदिनी गाय के चमत्कार की जानकारी मिली। यह ज्ञात हुआ कि वह कामधेनु की पुत्री है और हर कामना को पूर्ण करने वाली है। जो मांगो वह देने में समर्थ है। राजा विश्वामित्र की मान्यता थी कि राज्य में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उस पर राजा का अधिकार है। इसी सोच का नतीजा था कि जब उन्हें महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय के विषय में ज्ञात हुआ तो उसे हथियाने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग किया और अंततः नंदिनी को बलपूर्वक ले ही गए। पुराण तो कहते हैं कि सुभक्षु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कुंड से एक तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया, लेकिन इतिहासकार तो इसे कोरी गप ही मानेंगे। अन्यथा वो लोग जो हिंदू संस्कृति या हिंदू ऋषि मुनि यज्ञ पर विश्वास नहीं करते, वो इसे अलग तरह की योजना या एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि उसी वक्त के मौजूदा क्षत्रिय राजपूतों को यज्ञ से शुद्धिकरण किया गया। जो उस यज्ञ से प्राप्त हुए वहां राजसत्ता का मुकाबला किया और विजय प्राप्त की। जो भी हो, विश्वामित्र का मान मर्दन करने वाले उत्वक तेजस्वी युवक को महर्षि वशिष्ठ ने परिहार या प्रतिहार संबोधन दिया। यह भी संभव है कि प्रतिहार का अपभ्रंश परिहार हो गया हो। जो भी हो, वही तेजस्वी युवक इस वंश के प्रथम राजा हुए। 8वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण शुरू हुए। सिंध व मुल्तान पर अपना अधिकार जमाने के बाद जुनैद के नेतृत्व में उनकी सेनाएं मालवा पर हमले के लिए बढ़ी। तब अवंती अर्थात आज के उज्जैन पर परिहार वंशी नागभट्ट प्रथम ने उन्हें खदेड़ दिया। संभवतः वे भड़ोच के गुर्जर प्रतिहार शासक जय भट्ट के राजकुंवर थे। अजय अरबों की सेना को हराने से नागभट्ट का यश चारों ओर फैल गया। अरबों को खरीदने के बाद नागभट्ट प्रतिहार वहीं ना रुकते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपना नियंत्रण पूर्व और दक्षिण में मंडोर, ग्वालियर, मालवा और गुजरात में भरूच के बंदरगाह तक फैला दिया। उन्होंने मालवा में अवंती अर्थात उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर अरबों के विस्तार को रोका, जो सिंध में स्वयं को स्थापित कर चुके थे। अरबों से यह युद्ध 738 ईस्वी में हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब ललितादित्य मुक्तिपीड ने यशोवर्मन को कमजोर कर दिया तो कन्नौज साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष विकसित हुआ, जिसमें पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, पूर्व से बंगाल के पाल साम्राज्य और दक्षिण के राष्ट्रकूट साम्राज्य शामिल थे। परिहार वंशी वत्सराज ने प्रारंभ में तो कन्नौज पर नियंत्रण पाने में सफलता पाई, किंतु बाद में न केवल कन्नौज बल्कि मालवा से भी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारवर्ष से लगभग 800 ईस्वी में पराजित कर दिया और वत्सराज को राजस्थान में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। बाद में कुछ समय तक पाल नरेश धर्मपाल ने कन्नौज पर शासन किया। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय राजा बना और उसने अपनी शक्ति इतनी बढ़ाई कि न केवल मालवा बल्कि आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को भी हराकर अपने अधीन कर लिया। एक बार फिर कन्नौज इस वंश की राजधानी हो गया। उसने प्रतिहार साम्राज्य को गंगा के मैदान में आगे पाटलिपुत्र यानी आज का बिहार तक फैला दिया। उसने पश्चिम में पुनः अरबों का प्रवेश रोक दिया। उसने गुजरात में सोमनाथ के महान शिव मंदिर को पुनः बनवाया, जिसे सिंध से आए अरब हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। कन्नौज प्रतिहार साम्राज्य का केंद्र बन गया। नागभट्ट तो प्रतापी थे ही, लेकिन उनके अंगरक्षक की कहानी भी जगत विख्यात है।
आइए हम भी उस पर नजर डालते हैं। आज की जो मेन कहानी है वो तक्षक पर ही है। इस कथा का मुख्य पात्र तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे, जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीरगति पा चुके थे। लुट्टी अरब सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लूटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी 2 बहनें भय से कांप उठी थी। तक्षक की मां पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती से चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते देखते उस समय शतरानी ने मयान से तलवार खींचकर अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला। उसके बाद बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का बालक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी मृत मां के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भागा। 25 वर्ष बीत गए। तब तक 8 वर्षीय तक्षक अब 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय का प्रमुख अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वह ना कभी खुश होता था न कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव अंगारे की तरह लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुने सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम, विशाल सैन्य शक्ति और अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, जिसके कारण बार बार वे मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। एक बार फिर गुप्तचर ने सूचना दी कि अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने सभा बुलाई। सभा में सभी सेना नायक अपना विचार रख रहे थे। तभी तक्षक भी उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, हमें इस बार वैरी को उसी की शैली में उत्तर देना चाहिए। महाराज ने ध्यान से देखा अपने इस अंगरक्षक की ओर, बोले, अपनी बात खुलकर रखो तक्षक। तक्षक का धीर गंभीर स्वर गूंजा, महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर हैं। हम उनसे हर बार सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो यह हम अपनी प्रजा के साथ घात ही करते हैं। राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वह है प्रजा की रक्षा। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। ईश्वर ना करे यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह महाराज जानते थे। महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर बढ़ गए। अगले दिवस की संध्या तक कन्नौज की पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था और आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात्रि बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत हो सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा नहीं थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते, इसके पूर्व ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काट डाले गए। इस भयावह निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वह अपनी तलवार चलाते जिधर निकल पड़ता, उधर की भूमि शवों से पट जाती थी। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी, किंतु महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपनी सभी सेना नायकों की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शव के बीच तक्षक की मृतदेह दमक रही थी। उसे उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट प्रतिहार आगे बढ़े और तक्षक
के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी निर्भीकता में भारत का वह महान सम्राट गरज उठा। आप आर्यव्रत की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। आइए हम भी इस गुमनाम योद्धा को सादर श्रद्धांजलि प्रदान करें। प्रतिहार वंशों के ऐसे कई महान वीर और पराक्रमी योद्धाओं के बारे में हमें कानो कान खबर नहीं है। राजपूत क्षत्रिय एक ऐसी शिनाख्त है, एक ऐसी वीरता का प्रतीक जाति है जिसे आज राजनीति के तौर पर उनके महान इतिहास को, उनके महान पूर्वजों को छोटी छोटी राजनीति की लड़ाइयों में रौंद कर बांटा जा रहा है और उनकी ना आदर ना सम्मान रह गया है। आप सभी से अनुरोध है, इस वीर महान सेनापति तक्षक, अंगरक्षक तक्षक की कहानी को हर एक क्षत्रिय के पास पहुंचाएं। छोटे से छोटे बच्चे को इस कहानी को सुनने पर मजबूर करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अपना समर्थन लाइक और शेयर के साथ दिखाएं। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।